हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 3 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दिसंबर 2019 में, उसकी अगली वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कवर किए थे एंड अब के ब्लॉक 3 के क्वेश्चंस थर्ड देखेंगे एंड फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये एग्जाम में फोर्थ का ए पार्ट से आया हुआ है क्वेश्चन है इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a बड़ा है 0 से तो आपको फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड इसमें आपको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे हम करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत डायरेक्ट तरीका है करने का। तो इसको करने का डायरेक्ट तरीका ये है कि जो आपके पास फंक्शन गिवन है सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करना अभी ये होता है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज गिवन होते हैं और अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया डिफरेंशिएट बोथ साइड्स एंड डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर ये कांस्टेंट पार्ट है 2a, क्योंकि हम x जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो x की फॉर्म में है। देखिए यहाँ x एंड जो ये 2a होगा ये पूरा एक कोएफिशिएंट कहलाएगा, मतलब ये एक कांस्टेंट पार्ट है। तो पूरा कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो कोएफिशिएंट है यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएट होगा वो सिर्फ x वाला पार्ट होगा। तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। हमारे पास आया यहाँ फॉर्मूला है x रेज़ टू पावर n का n x की पावर n-1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 नीचे आ गया एंड x की पावर n-1 होता है तो 3 - 1 होगा 2। तो हमारे पास ये आ गया एंड ये हो गया 4ax प्लस a स्क्वायर। सो अब हमारे पास इसे सॉल्व करके आ गया 3ax माइनस 1ax। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से तोड़ दिया। तो स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस का ax प्लस a स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम कॉमन पार्ट कर लेंगे 3x एंड अंदर हमारे पास रहा x माइनस a माइनस a कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो हमारे पास x माइनस a आएगा। तो हमारे पास अब इसे सॉल्व करके कुछ इस तरीके से 2 रूट्स आ गए, 2 टर्म्स आ गई हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास जब भी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालने के केस में, तो आपको अब हमेशा इस फंक्शन को इक्वल करना है 0 के, ताकि हम जो ये हमारे पास रूट्स आए हैं इनके लिए x की क्या वैल्यूज आई है वो फाइंड आउट कर सके। तो आपको हमेशा डिफरेंशिएट करने के बाद इस फंक्शन को 0 के इक्वल कर लेना है। तो दोनों फंक्शंस अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ये आया 3x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व होके ये हो जाएगा x की वैल्यू हो गई a/3 एंड एक x की वैल्यू हो गई सिर्फ a। So therefore the critical number of fx, मतलब the critical values of function are a/3 and a। मतलब इन दोनों पॉइंट पर ये एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पर आपको उस फंक्शन के लिए वैल्यू एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अभी हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा एंड कौन सा मिनिमम वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो फंक्शन हमारे पास है यहाँ तक उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। आप चाहे तो इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर मुझे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बैक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से बनाया था और फिर उन टर्म्स के लिए यहाँ पर आने के लिए इनको सॉल्व किया था। तो अगर मैं इसके पीछे वाले स्टेप्स में जाऊँ तो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तक था। तो इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा यहाँ तक था। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव आया है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 6 6x माइनस 4a। तो हमारे पास सॉल्व ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा। तो
तो फ्रेंड्स हमारे पास ये आया फंक्शन। अब इस फंक्शन के लिए हम पुट करके देखेंगे कि इस फंक्शन में अगर हम इन क्रिटिकल वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये कब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है। तो उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे पुट करने के बाद कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगी और कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगी। तो देखते हैं। तो अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आया था 6x माइनस 4a। अब हमें इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बाद फाइंड आउट करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो कब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देंगे। तो उस क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसके लिए कब वैल्यूज मैक्सिमम होंगी और मिनिमम होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू पुट करना होगा, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करना होगा। पुट कर लिया a/3 तो हमारे पास वैल्यू आई -2a। सो अब इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जब भी आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमेशा छोटा आएगा 0 के, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। एंड अगर वो बड़ा आएगा तो वो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू देगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के केस में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने के बाद अगर वो लेस देन 0 आया तो इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। एंड अगर दूसरा वाला क्रिटिकल पॉइंट आपको ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो इसका मतलब वो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि कब वो लोकल मैक्सिमम और कब वो लोकल मिनिमम वैल्यू हमें देगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टेटमेंट, यूजिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वी सी दैट fx हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू a/3। x की वैल्यू जब a/3 होगी तो वो आपको लोकल मैक्सिमम देगा। एंड अ लोकल मिनिमम एट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a के केस में आपको लोकल मिनिमम देगा। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हमने पहले फाइंड आउट किए थे। देन उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कब लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू देंगे। एंड इतना आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने जो आपको गिवन फंक्शन है उसमें पुट करके फाइंड आउट कर लेनी है वैल्यूज की क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या देंगे। तो इस केस में हमारे पास a/3 जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा तो हमने उसको गिवन फंक्शन में पुट कर लिया जो थी x³ माइनस 2x² प्लस ax। तो हमने यहाँ पुट कर लिया। पुट करने पर हमारे पास सॉल्व होके आया a³ 27 माइनस एंड ये तो एलसीएम ले लेंगे तो 27 कॉमन आएगा। एंड अब सॉल्व होके हमारे पास ये कुछ इस तरीके से मिला। तो ये हमारी वो वैल्यू है जो इस मैक्सिमम वैल्यू के केस में लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट ये है जिसमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आई है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है पुट करने पर 0। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है 4th का बी पार्ट दिसंबर 2019 में जो आया हुआ है। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये रहेगा। एंड आपको इवैल्यूएट करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके की फंक्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 प्लस e⁻x.dx। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं हो सकता फॉर्मूला से, क्योंकि हम इसको e⁻x अगर ऊपर होता तब हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन ये नीचे है हमारे पास, मतलब डिनोमिनेटर में ये हमें गिवन है। तो इस तरीके के लिए पहले ये दोनों अलग अलग फंक्शन है हमारे पास। ये एक अलग फंक्शन एक्सपोनेंशियल और ये हमारे पास कांस्टेंट जो ऐड हो रहा है इसके साथ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक फॉर्म हम बनाएंगे t के टर्म्स में। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वल्स टू t
डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डिफरेंशिएट करने पर मुझे 3 के लिए मिला 0 एंड ई एक्स के लिए मिलेगा ई रेज़ टू पावर एक्स ई, एंड t डिफरेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा टी टी डी टी बाय डी एक्स। अब हमें इसके लिए तो हम पुट कर सकते हैं t, लेकिन तो ये यहाँ पर हो गया ई एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम dx को लेफ्ट साइड ले आते हैं, x वाली टर्म्स को साथ में लिख लेंगे एंड इक्वल टू हो गया dt के। अब हमारे पास है ये कुछ इस तरीके के लिए जो हम पुट कर सकते हैं dt की जगह पे, और यहाँ पर से मैंने जो पुट किया है वहां से t के लिए मेरे पास फॉर्म बनेगी ई एक्स इज इक्वल्स टू डी टी माइनस 3। तो अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिए हैं जिनको मुझे कुछ इसको कन्वर्ट करके t की फॉर्म में बनाना होगा। तो यहाँ पर ये dx अकेला है, dx यहाँ अकेला है, लेकिन मेरे पास ये dx अकेला नहीं है जिसलिए मैं इसको dt पुट कर सकूं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ex की मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिवाइड भी करूँगी ex, तो ये डिवीजन में भी आ जाएगा। तो न्यूट्रल करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में लिख लिया है। तो अब इसकी जगह पर मैं पूरा dt लिख सकती हूँ, ये dt अब आ गया है। एंड देन उसके बाद ये ex की जगह पे मैं लिख सकती हूँ t माइनस 3 डॉट t, क्योंकि हमने देखा था कि हमने पुट किया था इसकी जगह पे हम t पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली मैंने इसको t पुट कर दिया। अब हमारे पास ये दो फंक्शन आए हैं डिनोमिनेटर में, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो इस तरीके की फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनके फ्रैक्शंस को पार्शियली डिवाइड कर देंगे एंड देन फिर वैल्यू पुट करेंगे, a और b की वैल्यू उसमें हमें मिलेगी, तो फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एक नई फॉर्म फाइंड आउट करके। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करते हैं पहले। ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये मैंने इसको लेफ्ट साइड लिख लिया है डिनोमिनेटर में, तो t डॉट टी माइनस 3। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाले, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी हम रिमूव कर देंगे। तो वी नाउ स्प्लिट दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हमारे पास ये जो सिंपल सी इक्वेशन हमें मिली है, इसको हम पार्शियली कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी आपको दो डिनोमिनेटर में फंक्शंस मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे, जो दोनों एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं या आपके पास ये कोई भी इक्वेशंस हो सकते हैं, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर पार्शियली फ्रैक्शंस के केस में ये हो जाएगा a बाई टी प्लस b बाई टी माइनस 3। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास a और b को सॉल्व होके कहीं ना कहीं a और b हमें पता नहीं है, जिसको हम जिससे हमें ये कुछ इस तरीके की फॉर्म मिली, मतलब ये सॉल्व हुआ होगा तभी तो हमें ये मिला होगा। तो हम यहाँ पर a और b को लेट कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब यही होता है कि जितनी टर्म्स आपको यहाँ गिवन होगी मल्टीपल में, आप उतने वेरिएबल्स का यूज करेंगे, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी पहले। तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में t माइनस 3 प्लस b और मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a t माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ। तो ये फॉर्म हमारे पास बनी। अब हमें इससे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट ना करके डायरेक्ट इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट करें। तो a और b की कुछ वैल्यूज आएंगी, कुछ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू फाइंड आउट करके अब हम इसको फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे अलग अलग, क्योंकि अभी इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में एंड डिनोमिनेटर में भी हैं। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली हर एक टर्म को। तो देखते हैं a और b की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट किया t इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं t की जगह 0 पुट करूंगी तो मुझे a के लिए वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि b 0 हो जाएगा उस केस में। तो 0 पुट किया तो मेरा a की वैल्यू आ गई -1/3। एंड यहाँ पर मेरे को b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को इसको 0 करना होगा a वाले को। तो यहाँ पर अगर मैं 3 पुट कर लूँ, 3 - 3 हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा a पूरा, तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास b के लिए टर्म बचेगी, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो a के लिए वैल्यू आई -1/3, b की वैल्यू आई पॉजिटिव का 1/3। अब हम इसको
पार्शियली जो हमने देखा था कि इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए और बी के लिए, तो यहाँ पर फिर हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो मैंने ए और बी की जगह वैल्यूज जो आई है वो लिख ली है। ए -1/3/t प्लस 1/3/t माइनस का 3, अलग अलग इनको लिख लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। आगे हमने इसको लिख लिया बाहर, तो ये हो जाएगा 1/t.dt एंड प्लस 1/3 इंटीग्रेट करेंगे 1/t-3.dt को। इस तरीके के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी फंक्शन 1/n की फॉर्म में होगा तो आप इसको log n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log t हो जाएगा इंटीग्रेट होकर, तो हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन भी रिमूव हो जाएगा, इंटीग्रेट होके हो जाएगा log मॉड्यूलस का t प्लस ये भी हमारा 1/n की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा log t माइनस का 3। अब ये हमारे पास इंटीग्रेट होके आ गया है। अब हम पुट कर लेंगे t की जगह पर जो हमने माना था, तो t को हमने माना था 3 प्लस ex की जगह पर, तो हम पुट कर लेंगे 3 प्लस ex एंड यहाँ भी पुट करेंगे तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी e⁻x। तो सॉल्व होके हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का तरीका पार्शियल फ्रैक्शन से है एंड कब आप पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है ये चीज़ें हमने देखी। इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।